जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। मुझे उम्मीद है कि आप और आपका परिवार बेहतरीन और उम्दा होगा। दोस्तों, आज की यह वीडियो संपूर्ण यूट्यूब की सबसे यूनिक वीडियो साबित होगी। और यकीन मानिए दोस्तों कि अगर आपने इस वीडियो को दिल लगाकर देख लिया तो परीक्षा का हर प्रश्न आपके लिए सरल बन जाएगा। तो आइए वीडियो शुरू करेंगे। चित्र के साथ पूरी चित्रात्मक वीडियो आपके सामने आपके माइंड में सेट करेंगे। और यहां आपको जितने भी चैप्टर दिख रहे हैं, ये ही नहीं बल्कि 20 मिनट के अंदर 200 कॉन्सेप्ट हम देखने वाले हैं। तो कोशिश ये करिएगा, एक पेन एक कॉपी ले लीजिएगा और वीडियो को सुनहरा बना डालिएगा। देखिए, सबसे पहले जयशंकर प्रसाद की रचनाओं को देखेंगे। यहां रचनाओं की ही बात नहीं बल्कि डिटेल की भी बात है। क्या क्वेश्चन साहित्य से बन सकते हैं? देखिए, जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाओं में सबसे पहला आता है कामायनी। अब देखिएगा, अगर बात कर लें जयशंकर प्रसाद की, तो जयशंकर प्रसाद किसके जनक हैं? छायावाद के जनक हैं। इसलिए कामायनी से एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण बनता है। हर बारी पूछा जाता है कि कामायनी किस युग की रचना है? तो छायावादी युग की रचना है, क्योंकि जयशंकर प्रसाद छायावाद के जनक हैं। यहां पर यह भी याद रखिए, जयशंकर प्रसाद को हिंदी का कलाधर भी कहा जाता है। ठीक है ना? चलो, तो कामायनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की है। क्या है? महाकाव्य है। कौन से युग की रचना है? छायावादी युग की रचना है। दूसरा दूसरा और तीसरा और चौथा, ये तितली, कंकाल और इरावती। ये तितली, कंकाल और इरावती दोस्तों, ये तीन जो हैं, ये इनके उपन्यास हैं। कामायनी महाकाव्य है, तितली, कंकाल, इरावती ये उपन्यास है। जिसमें एक प्रश्न और आता है, हम हमेशा ये पूछा जाता है, हम हमेशा याद करते हैं कि प्रेमचंद्र का अधूरा उपन्यास कौन सा है? तो आप कहते हो मंगलसूत्र। लेकिन क्या जयशंकर प्रसाद का अधूरा उपन्यास आपको पता है? नहीं। अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है। तो जयशंकर प्रसाद का जो अधूरा उपन्यास है वो कौन सा है? इरावती है। इतना याद रखना, अधूरा उपन्यास जयशंकर प्रसाद का है इरावती और प्रेमचंद्र का है मंगलसूत्र। ध्रुव स्वामिनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की है। चंद्रगुप्त किसकी है? तो जयशंकर प्रसाद की है। यहीं पर और हम देख लेते हैं, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त को एक साथ में याद कर लीजिएगा। ठीक है ना? यहां पर जयशंकर प्रसाद मारिए, झरना, आंसू, आकाशदीप, छाया और आंधी, इंद्रजाल, जन्मेजय का नागयज्ञ और प्रेम पथिक। ये बात आपको याद रखनी है। इनमें से कोई भी रचना अगर आती है तो ये किसकी किसकी है? जयशंकर प्रसाद की सारी रचनाएं हैं। ठीक है ना? तो यहां कोई क्वेश्चन, इससे ज्यादा कुछ भी आपको नहीं याद करना है। चलो, मुंशी प्रेमचंद से क्या फैक्ट बन सकते हैं, समझिए। एक प्रश्न आता है कि कथा सम्राट, हिंदी का कथा सम्राट किसे कहा जाता है, या उपन्यासों का सम्राट किसे कहा जाता है? प्यारे समझिएगा, उपन्यासों का सम्राट और कथा सम्राट प्रेमचंद्र को माना जाता है। हिंदी में अगर यह पूछा जाए कि प्रेमचंद्र का पहला उपन्यास कौन था, बड़ा अच्छा प्रश्न है। प्रेमचंद्र की पहली रचना कौन सी है? बड़ा अच्छा अच्छा प्रश्न है। प्रेमचंद्र का अधूरा उपन्यास कौन सा है? बड़ा अच्छा प्रश्न है। और प्रेमचंद्र का अंग्रेजों के द्वारा जब्त उपन्यास कौन सा है? ये सारे क्वेश्चंस को ध्यान से समझिए। प्रेमचंद्र को कथा सम्राट कहा जाता है। प्रेमचंद्र को उपन्यासों का सम्राट इसलिए कहा जाता है क्योंकि उपन्यास बहुत मात्रा में लिखे। सेवा सदन दोस्तों इनका पहला उपन्यास है। ध्यान दीजिएगा, अगर प्रश्न में यह पूछा जाए सेवा सदन जो है यानी मुंशी प्रेमचंद्र जी का पहला उपन्यास या प्रथम उपन्यास कौन सा है? सेवा सदन। क्लियर है? लेकिन क्या मुंशी प्रेमचंद्र की पहली रचना सेवा सदन है? नहीं। तो पहली रचना बड़े घर की बेटी है और सेवा सदन पहला उपन्यास है। दोनों में अंतर है। गोदान, गवन, रंगभूमि, कर्मभूमि, ये भी आपकी रचनाएं कौन सी हैं? ये भी दोस्तों आपको याद रखना है, प्रेमचंद्र की हैं। कायाकल्प और प्रेमाश्रय, ये भी प्रेमचंद्र की हैं। प्रेमचंद्र की 2 स्लाइड हमने और जयशंकर प्रसाद की 2 स्लाइड हमने यहां पर रखी हैं। मानसरोवर रचना किसकी है? प्रेमचंद्र की है। मंगलसूत्र अधूरा उपन्यास है, स्टार लगा लीजिएगा। प्रेमचंद्र का अधूरा उपन्यास कौन सा है? मंगलसूत्र है। करबला, कफन, ईदगाह, पूस की रात और नमक का दरोगा, ये भी किसकी है? प्रेमचंद्र की है। अंग्रेजों के द्वारा एक उपन्यास को जब्त कर लिया गया था, वो था सोजे बतन। कौन सा था? सोजे बतन। ठीक है ना? ये भी आपको याद रखना है। तो सोजे बतन जो है किसका था? सोजे बतन जो है इन्हीं का था, जो अंग्रेजों के द्वारा जब्त कर लिया गया था। ठीक है ना? पहली बार गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी पर है तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमारा परिवार आप हैं, आप हमारे ब्लड में बहते हैं। हर बहन हर भाई से यही उम्मीद है कि देश की नंबर 1 रात के 8 बजे वाली क्लास हमेशा चलती है, हिंदी की क्लास, और हम आपका सिलेक्शन दिलाकर रहेंगे, क्योंकि हमारा कहीं ना कहीं जन्म लेना तभी साकार होगा, पढ़ाना तभी साकार होगा जब आपके हाथ में एक सरकारी नौकरी होगी। हर बहन हर भाई के माता पिता को मेरा प्रणाम और आप सबको बहुत सारा प्यार। कालिदास की प्रमुख रचनाओं की बात कर ले तो कालिदास को कहा जाता है भारत का शेक्सपियर।
कालिदास की बात करें तो अभिज्ञान शाकुंतलम, यहां से क्या डिटेल बनेगी, अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया था, तो राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। याद रखिएगा, अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा किसने है, कालिदास ने लिखा है, लेकिन इसका हिंदी अनुवाद किसने किया था, राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। यह भी बात आपको याद रखनी है, तो राजा लक्ष्मण सिंह को आपको भूलना नहीं है। रघुवंशम किसकी रचना है, कुमार संभव किसकी रचना है, विक्रमोर्वशीय किसकी रचना है, मेघदूतम, ऋतुसंहार, ये केवल इतनी ही कालिदास की रचनाओं को आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलिए, मलिक मोहम्मद जायसी से प्रश्न क्या बनेगा, आइए जानते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी का नाम जायसी कैसे पड़ा, जायस का स्थान, जायस नामक स्थान होने की वजह से मलिक मोहम्मद जायसी का नाम पड़ा। पद्मावत किसकी रचना है, पद्मावत जो है मलिक मोहम्मद जायसी की है, और किस भाषा में लिखी गई है, तो ये अवधी भाषा में लिखी गई है। किसमें, अवधी भाषा में लिखी गई है, ये बात आपको याद रखना है। तो पद्मावत को किस भाषा में लिखा गया है, ये प्रश्न पूछा जाता है, अवधी भाषा में। किसकी रचना है, मलिक मोहम्मद जायसी की, ठीक है ना। अखरावट, मटकावत, इतरावत, ऐसे आपको ट्रिकी वे में याद कर लेना। अखरावट, मटकावत, इतरावत, पद्मावत, ये सब में देखिए ताता आ रहा। इसी के साथ चित्रलेखा, कहरनामा और आखिरी कलाम। अब इनमें याद कौन सा करना है, महत्वपूर्ण है, एक स्टार लगा लो, एक स्टार लगा लो और एक स्टार लगा लो। ये तीन रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण है, इनको तो भूलना ही नहीं है, इनसे बाहर कुछ नहीं जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अगला आता है हमारा रामचंद्र शुक्ल की प्रमुख रचनाएं। रामचंद्र शुक्ल साहब को चित्र में देख रहे हैं, तो रामचंद्र शुक्ल की रचनाओं में से सबसे महत्वपूर्ण है, कौन सी सबसे महत्वपूर्ण है, ऊपर की 3 रचना और लास्ट की अंतिम। तो चिंतामणि किसकी रचना है, जो सबसे ज्यादा पूछी जाती है। फिर रस मीमांसा सबसे ज्यादा आती है, तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा पूछी जाती है इनकी त्रिवेणी। तो चिंतामणि को किसने लिखा है, रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। त्रिवेणी को किसने लिखा है, रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। रसमीमांसा को किसने लिखा है, रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। और विचार, विधि और हिंदी का साहित्य, ये भी किसने लिखा है, ये भी हमारा रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। ये बात आपको याद रखनी है। गोस्वामी तुलसीदास की बात कर लेते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास एक महान कवि रहे, और महान कवि से एक प्रश्न आता है कि ये बताइए, रामचरितमानस को किसने लिखा, तुलसीदास ने। रामचरितमानस को किस भाषा में लिखा गया है, अवधी भाषा में लिखा गया। किस भाषा में लिखा गया है, अवधी भाषा में लिखा गया है। रामचरितमानस में कितने कांड हैं दोस्तों, तो आप कहोगे क्या 7 कांड हैं, कमेंट करके बताइए। जिसमें सबसे बड़ा कांड कौन सा है, क्या बाल कांड है, और सबसे छोटा है किष्किंधा कांड। खैर, रामचरितमानस की बात कर ले तो यहां पर गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है। विनय पत्रिका को तुलसीदास, दोहावली, कवितावली, गीतावली, ये तुलसीदास ने लिखा है। जानकी मंगल, पार्वती मंगल, वो भी बताएंगे। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, जितने भी बलि आ रहा, वली वली बलि, रामचरितमानस है ना। रामचरितमानस, विनय पत्रिका तो आपको याद ही है, लेकिन दोहावली, कवितावली, गीतावली है ना। और फिर उसके बाद मंगल जिसमें आ जाए, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, ठीक है ना। रामाज्ञा प्रश्न, रामलला नहचूर, बरवै रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, वैराग्य संदीपनी। एक और प्रश्न आता है, तुलसीदास ने अपनी जो है रचनाओं में किसका चरित्र का वर्णन किया है, तो किसके चरित्र का वर्णन किया है, तो राम के चरित्र का वर्णन किया है। किसके चरित्र का वर्णन किया है, राम के चरित्र का वर्णन किया है। ये बात आपको याद रखना है, इसीलिए यहां ट्रिक ये भी लगा सकते हो, रामाज्ञा, रामलला है ना, रामचरितमानस, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। रामधारी सिंह दिनकर की बात कर लें तो रामधारी सिंह दिनकर को हिंदी का द्वितीय राष्ट्रकवि कहा जाता है। पहला राष्ट्रकवि कौन है, मैथिली शरण गुप्त है। यहां पर अगर हम बात कर लें रामधारी सिंह दिनकर की, केवल एक ही स्लाइड आपको याद रखना है, उर्वशी। उर्वशी पर मिलता है इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार। हुंकार दोस्तों, रेणुका, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, द्वंद्व गीत। तो अगर प्रश्न में आए कि हिंदी में सबसे पहले साहित्य का पुरस्कार किसने मिलता है, यानी ज्ञानपीठ का पुरस्कार किसे मिलता है, तो चिदंबरा को मिलता है और पंत को मिलता है। लेकिन अगर यह पूछा जाए रामधारी सिंह दिनकर को भी ज्ञानपीठ मिला है, तो वो किस कृति पर मिला है, उर्वशी पर मिला है, ठीक है ना। और अगर पूछा जाए कि यहां पर रश्मिरथी किसकी है, तो यहां पर आपको रामधारी सिंह दिनकर की मारना है। कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर, रेणुका दिनकर, हुंकार दिनकर, उर्वशी दिनकर, द्वंद्व गीत दिनकर, ठीक है ना। यह बात आपको याद रखना है। चलिए, अगला आता है हमारा महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा से एक प्रश्न आता है, महादेवी वर्मा की पहली रचना कौन सी है। तो महादेवी वर्मा की पहली रचना कौन सी है, और दूसरा, महादेवी वर्मा को अगर दूसरे नाम से जाना जाता है तो क्या नाम है। तीसरा, महादेवी वर्मा को किस कृति पर ज्ञानपीठ मिला था। महादेवी वर्मा की बात कर लेते हैं तो निहार इनकी पहली रचना है। महादेवी वर्मा को महादेवी वर्मा ने नीरजा को लिखा, सांदगीत को लिखा, दीपशिखा को लिखा, यामा रश्मि को लिखा। यामा एक ऐसी रचना है जिस पर अगर पूछा जाए कि ज्ञानपीठ पुरस्कार महादेवी वर्मा को किस पर मिलता है, तो यामा पर। रश्मि, ठीक है ना, रश्मि और अतीत के चलचित्र। इसके साथ ही साथ दोस्तों मेरा परिवार, क्या याद रखना है, मेरा परिवार किसने लिखा है, ठीक है ना, मेरा परिवार किसने लिखा है,
तो मेरा परिवार माई फैमिली किसकी रचना है? यह भी महादेवी वर्मा की रचना है। सुमित्रानंद पंत की बात कर ले। सुमित्रानंदन पंत, देखिए 68 के दशक में सुमित्रानंद पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया। पहला कोई व्यक्ति अगर होगा तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा जाने वाला व्यक्ति पंत साहब थे। पहली कोई रचना अगर है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारत में तो वो है चिदंबरा। तो सुमित्रानंद पंत की बात करें तो 68 के दशक में चिदंबरा पर मिलता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। बीणा किसकी रचना है? पंत की है। स्वर्णधूलि किसकी है? पंत की है। युगबाणी किसकी है? पंत की है। ग्राम्या किसकी है? पंत की है। कला और बूढ़ा चांद किसकी है? पंत की है। सुमित्रानंद पंत को कहा जाता है प्रकृति का सुकुमार कवि, यह भी बात आपको याद रखना है, प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। और महादेवी वर्मा में एक नाम आपको बताना चाहिए था मुझे, मैं भूल रहा था। आधुनिक मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? तो अगर आपसे एग्जाम में यह पूछा जाए कि आधुनिक मीरा, है ना, मार्कर सही नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं, आधुनिक मीरा जो है किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को। ठीक है ना। सुमित्रानंद पंत की अगर हम बात कर लेते हैं आगे, देखिए हम यहां पर थे, आगे हम बात करेंगे कुछ और रचनाएं हैं। पंत की रचनाओं में पल्लव रचना है, पल्लव है, स्वर्ण किरण है, लोकायतन है, युगांत है, युगबाड़ी है, युगपथ। यू से जितनी भी रचना, युगांत, युगबाड़ी, युगपथ, और ये देखिए यहां पर भी युगबाड़ी जो है, कोई बात नहीं है, डबल आ गया है। तो युगांत, युगबाणी, युगपथ, ये तीनों आपकी, लोकायतन, कला और बूढ़ा चांद, पल्लव, स्वर्ण किरण, इससे ज्यादा परीक्षा में क्या ही पूछा जाएगा? यकीन मानो कुछ नहीं आएगा। ठीक है ना। कोई भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं आएगा, कोई भी क्वेश्चन, यह भी यकीन करना चाहिए कि इससे बाहर परीक्षाओं में प्रश्न की रचनाओं में से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। यहां से आप पूरा डिक्टो देखेंगे। सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रमुख रचनाओं में से अगर बात करें तो इन्होंने वीर रस पर कविताएं लिखी, जैसे झांसी की रानी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी। झांसी की रानी किसने लिखा है? सुभद्रा कुमारी चौहान ने। मुकुल किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान। त्रिधारा किसकी रचना है? बिखरे मोती किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। आइए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बात कर ले। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को दोस्तों यहां ध्यान दीजिएगा, यहां पर ध्यान देना है, क्रांतिकारी कवि। क्रांतिकारी कवि जो है किसे कहा जाता है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को क्रांतिकारी कवि कहा जाता है। और इन्हें दोस्तों कुकुरमुत्ता, यानी इनकी रचनाओं में से कुकुरमुत्ता, अनामिका, परिमल, तुलसीदास, तुलसीदास हाँ बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन में कभी कभी पूछा जाता है तुलसीदास किसकी रचना है, बच्चा कंफर्म हो ही नहीं पाता है, कंफ्यूज हो जाता है, कहता है कि ये तो तुलसीदास की होगी। नहीं, तुलसीदास की रचना स्वयं तुलसीदास ने नहीं लिखी है, बल्कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखी है। गीतिका तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के तट पर, यह भी किसने लिखी है? निराला ने। हरिवंश राय बच्चन की बात कर ले। हरिवंश राय बच्चन जो इलाहाबाद से संबंधित रहे हैं, उत्तर प्रदेश से संबंधित रहे, अमिताभ बच्चन के पितामह हैं। हरिवंश राय बच्चन की प्रमुख रचनाओं में से आपको याद रखना है मधुशाला, क्या भूलूं क्या याद करूं, मधुकलश, मधुकलश, निशा निमंत्रण, खादी के फूल, एकांत संगीत और बंगाल का काव्य। यह बात आपको याद रखनी है हरिवंश राय बच्चन की, है ना। तो हरिवंश राय बच्चन की जो है ये रचनाएं हैं, ये रचनाएं किसकी हैं? हरिवंश राय बच्चन की हैं। क्लियर है? बहुत बढ़िया। चलिए आइए आगे हम बात करेंगे मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख रचनाएं। मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख रचनाओं में से आपको यह जानना है कि मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं। भारत भारती, क्या है? भारत भारती जो है, और मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है हिंदी का राष्ट्रकवि, हिंदी का राष्ट्रकवि कहा जाता है, हिंदी का राष्ट्रकवि कहा जाता है। इस चीज पर भी विशेष ध्यान देना, हिंदी का राष्ट्रकवि किसे कहा जाता है? गुप्त साहब को। भारत भारती गुप्त साहब, साकेत गुप्त, जयदत्त गुप्त की है, पंचवटी गुप्त की है, यशोधरा गुप्त की है। इसमें महत्वपूर्ण कौन सी है? एक ये है, एक ये है, एक ये है, ठीक है ना, और साकेत भी पूछी जाती है। तो मैंने ऐसी 5 रचनाएं लिखी हैं, तो 5 तो आपको याद करनी पड़ेंगी। धर्मवीर भारती बहुत बार पूछे गए। धर्मवीर भारती में 2 महत्वपूर्ण ये है, एक महत्वपूर्ण ये है, और फिर ये पूछ ली जाती है, यानी 4 रचनाएं इनकी हैं। कनुप्रिया याद करना ही है, ठंडा लोहा आता ही है बहुत। धर्मवीर भारती, 7 गीत वर्ष, अंधा युग, गुनाहों का देवता, ये दोनों रचनाएं बहुत बार आती हैं। सूरज का 7वां घोड़ा महत्वपूर्ण है, आएगा ही आएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। सूरदास की प्रमुख रचनाओं में से अगर आपको दिखाना है तो सूरदास की प्रमुख रचनाओं में सूरदास ने भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया है, तुलसीदास ने भगवान राम की लीलाओं का वर्णन किया है। सूरदास ने सूर सागर लिखा है, सूर पच्चीसी लिखा है, सूर सारावली लिखा है, साहित्य लहरी लिखा है, गोवर्धन लीला, सूर से जितनी भी है सूरदास की, ब्रजभाषा में इन्होंने चीजों को लिखा है, बहुत अच्छी तरीके से तरासा है। सूरदास माना जाता है कि जन्म से ही जन्माग्न थे, दिखाई नहीं देता था, और बहुत श्रेष्ठ रचनाओं का बहुत श्रेष्ठ तरीके से वर्णन किया है। बहुत बढ़िया, ठीक है ना। चलिए
अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की प्रमुख रचनाएं। हरिऔध की बात कर ले तो हरिऔध इनका क्या है? उपनाम है। अब इसमें से एक प्रश्न आता है कि ये बताओ खड़ी बोली का पहला महाकाव्य कौन सा है? तो ये है प्रिय प्रवास। खड़ी बोली का प्रमुख कवि कौन सा है? अयोध्या सिंह। वैदेही वनवास किसकी रचना है, जिस पर मैं यहां पर मार रहा हूं? तो ये दो रचनाएं अयोध्या सिंह की बहुत पूछी जाती हैं, लेकिन हमें सारे जानने हैं। अतखिला फूल, प्रिय प्रवास, रस कलश, पद्म प्रसून, वैदेही वनवास, चौखे चौपदे। बहुत बार ट्रेंड हुआ है जो है परीक्षा में अयोध्या सिंह का। ठीक है ना, याद रखिए। चित्र के साथ महावीर प्रसाद द्विवेदी की बात कर ले तो एक प्रश्न आता है, द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पर पड़ा? तो याद रखिएगा, जब द्विवेदी युग के नाम की बात करते हैं, ठीक है ना, द्विवेदी युग के नाम की हम बात करते हैं तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के ही नाम पर पड़ा। द्विवेदी युग की बात करें तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा, लेकिन इनकी रचनाओं में से जो बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जिसमें एक आपका विचार विमर्श और अद्भुत आलाप, ये बहुत महत्वपूर्ण पूछी जाती हैं, लेकिन आपको याद रखना है अद्भुत आलाप, कालिदास की निरंकुशता, नैषधीय चरित्रम चर्चा और साहित्य सीकर, और लास्ट वन है विचार विमर्श। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं हैं। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, पेन से लिखने पर कॉपी में ज्यादा होता है, ज्यादा अच्छे से माइंड काम करता है। दिमाग में ये ना लाना कि ये कैसे याद होगा। आप 2 बार रचनाओं को लिख लीजिए, और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि लिखने से आपका ज्ञान स्थायी होता है। लिखने से ज्ञान स्थायी होता है, तो वही काम करना है जिससे हमें बार बार चीजों को ना पढ़ना पड़े। ठीक है ना? तो मैं जो पढ़ा रहा हूं उसको कैसी भी राइटिंग में 2 बार केवल लिख लेना है। एक बार अच्छे से नोट्स बना लेना है इस वीडियो का, तो उसको केवल रिवीजन कर लेना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? अशोक के फूल बहुत बार आए, ठीक है ना, बहुत बार। एक ये रचना आती है, एक ये रचना आती है, इसके साथ एक ये रचना आती है, और एक कुटुज बहुत पूछी जाती है। अशोक के फूल किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। आलोक पर्व, विचार प्रवाह, कल्पलता, कबीर, कुटुज। ठीक है ना, ये बात आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी की बिल्कुल नहीं भूलनी है। ये बात दिमाग में रखना है कि इससे ज्यादा परीक्षा में हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, तुलसीदास, कबीरदास जो भी है नहीं आएंगे दोस्तों। प्रश्न आता है हरिशंकर परसाई से। एक पहला कहा जाता है कि हिंदी का व्यंग्यात्मक कवि कौन है? हिंदी का व्यंग कवि किसे कहा जाता है? व्यंग लेखक कौन है? तो हरिशंकर परसाई है। व्यंग करते हैं, जैसे प्रेमचंद्र के फटे जूते इन्होंने लिखा। ठीक है ना, लेकिन हम आपको यहां और भी बता रहे हैं, जैसे जैसे उनके दिन फिरे, जैसे उनके दिन फिरे, राजा रानी नागफनी की कहानी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद ही रखना, और भूत के पांव पीछे, इतना। ठीक है ना, 2 तो कभी नहीं भूलना है। हरिशंकर परसाई एक व्यंग कवि हैं, व्यंग्यात्मक चीजों को लिखते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, भूत के पांव पीछे, सदाचार का तावीज, और शिकायत तुझे भी है, शिकायत मुझे भी है। एक और आता है प्रेमचंद्र के फटे जूते, किसकी रचना है? ये भी है हरिशंकर परसाई की है। राइट वन दोस्तों, ये बात आपको याद रखनी है। केशव दास बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं परीक्षाओं में। केशव दास की एक रचना है, जैसे कवि प्रिया हुआ, रसी प्रिया, प्रिया लिखा है ना, जिसमें रामचंद्रिका बहुत आती है। ये चारों रचनाओं को कतई नहीं भूलना है। ये 4 रचनाएं हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। केशव दास पूछे ही जाते हैं, केशव दास पूछे ही जाते हैं। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, केशव दास आते ही आते हैं। केशव दास की प्रमुख रचनाएं रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, रतन बावनी, आता ही आता है। ठीक है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। चलो अगला, कबीर की प्रमुख रचनाएं। कबीर में बीजक ही आपको याद रखनी है। बीजक का ही ये पार्ट है तीनों, साखी, शबद, रमैनी। बचपन में आपने पढ़ा होगा 10th एंड 12th क्लास में। तो कबीरदास की बात करें तो कबीरदास ने बीजक, साखी, शबद, रमैनी जो है लिखा था। ठीक है ना, ये बात आपको याद रखनी है। चलिए, वृंदावन लाल वर्मा की प्रमुख रचनाओं में से आपको याद रखना है वृंदावन लाल वर्मा। तो वृंदावन लाल वर्मा में मृगनयनी आपको याद रखना है, बांस की फांस, झांसी की रानी। झांसी की रानी देखिएगा, वहां भी आपको दिखा होगा जब आपने सुभद्रा कुमारी चौहान को पढ़ा होगा, इन्होंने भी लिखा है, अलग तरीके से लिखा है। भुवन विक्रम, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये आपको अब इसमें याद करना है, मृगनयनी को आपको कतई नहीं बोलना। वृंदावन लाल वर्मा की मृगनयनी बहुत पूछी जाती है, केवल एक रचना पूछी जाती है, लेकिन आपको यहां पर चारों हम बता रहे हैं। फणीश्वर नाथ रेणु की बात करें तो ये 2 रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण है। मैला आंचल, कितने चौराहे। फणीश्वर नाथ रेणु जो है, रेणु इनका उपनाम है। फणीश्वर नाथ रेणु की बात करें तो इनकी 3 रचनाएं हैं, मैला आंचल, कितने चौराहे और परती परिकथा। परती परिकथा किसकी है? रेणु साहब की रचना है। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। अब ये वीडियो हो सकता है कोशिश करिएगा कि इसको थोड़ा सा धीमे करिएगा, क्योंकि आपको ये लगता है कि ये वीडियो तेज होगा, बिल्कुल तेज होगा, लेकिन आपको रोक रोक के लिखना है। चंद्रवरदाई की प्रमुख रचनाओं में से एक आती है पृथ्वीराज रासो।
चंद्रवरदाई, पृथ्वीराज रासो, आदिकाल। अगर मैं बात कर लेता हूं चंद्रवरदाई, अब देखिए पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो जो है ये पृथ्वीराज चौहान के ऊपर वर्णन करने वाले, याद रखिए वर्णन किया, और पृथ्वीराज चौहान के चरित्र चित्रण को किसमें वर्णन किया? पृथ्वीराज रासो। किसने किया? चंद्रवरदाई ने किया। ठीक है। देवकी नंदन से भी प्रश्न आए तो ऐसा हो नहीं सकता, बिल्कुल आता है। देवकी नंदन खत्री जी से अगर प्रश्न आता है तो कहता है देवकी नंदन से आता है, कहता है चंद्रकांता किसकी रचना है? बहुत बार आया। भूतनाथ बहुत बार आया, ठीक है ना, दो ही आती हैं, कटोरा भर और कुसुम कुमारी, ये भी याद रखिए। चंद्रकांता, भूतनाथ, कटोरा भर और कुसुम कुमारी, ये क्या है? देवकी नंदन खत्री की कहानी है, यानी रचनाएं हैं। यशपाल की प्रमुख रचनाएं, यशपाल जी की प्रमुख रचनाएं जिसमें झूठा सच बहुत आती है, झूठा सच बहुत आती है। दादा कामरेड, झूठा सच, मेरी तेरी उसकी बात, क्या बात है। बड़ा अच्छी अच्छी रचनाओं को लिखा है, जिसमें 3 रचनाएं आपको अच्छे से क्या कर लेनी है? पढ़ लेनी है, याद कर लेनी है। ठीक है ना। चलिए हम अंतिम स्लाइड पर हैं, और विष्णु शर्मा की प्रमुख रचनाओं में पंचतंत्र आपको याद रखना। विष्णु शर्मा की पंचतंत्र, और गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी में आए हैं, तो पीडीएफ को पाने के लिए गुरुजी वर्ड का ऐप डाउनलोड कर लें प्ले स्टोर से। और आपसे एक ही उम्मीद है कि अपनी बहनों में, अपने भाइयों में, हर बहन से हमारा गुजारिश है, हमारी गुजारिश है, हर भाई से हमारी गुजारिश है कि अगर आपको थोड़ी मेहनत लग रही तो ये वीडियो अपने 4 मित्रों को ये शेयर करके बता देना कि सब्सक्राइब करो, अन्यथा बिल्कुल मत करो। आपका स्वागत है दिल से, लेकिन कम से कम एग्जाम के पहले ये देख लो कि हाँ, हिंदी हम भी पढ़ाते हैं और वर्षों से पढ़ाते हैं। वर्षों से पढ़ाने के बाद ये पाया कि लाखों बच्चे सेलेक्ट हुए, अगला नंबर आपका होगा। मिलियंस बच्चे विश्वास करते हैं, इसी वजह से आपकी तरह आप ही जैसे बच्चे एग्जाम को क्रैक करते हैं। इसलिए सारे बच्चों को बताओ कि हाँ, गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी पर धीरज द्विवेदी सर आपको पढ़ाते हैं, आपका भाई पढ़ाता है, आपका इंतजार करता है रोज रात 8 बजे। जय हिंद, वंदे मातरम।